नमस्कार बच्चों। अ, एक बार पुनः कोरोना पेंडेमिक के इस दौर में हम गुजर रहे हैं और इसीलिए जो हमने बीच में अपने ऑफलाइन मोड में अपना कॉलेजेस की जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो एक ब्रेक जो है उसमें लग गया है। हालांकि आप लोगों का काफी कुछ कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हम वहां पर करवा रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे थे। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों को भी रिवीजन का एक अच्छा मौका मिल जाएगा जिन्होंने ऑफलाइन ये क्लास में टॉपिक कर लिया था। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्टैटिस्टिक्स के कुछ पोर्शन को फिर से ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस टॉपिक को कर चुके हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी बुक में से करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या फोन कॉल के जरिए मुझसे पूछ सकती हैं। तो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रही हूँ जिसमें हम मीन मोड मीडियन के बारे में बात करेंगे। और ये जो 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 स्लाइड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्लाइड में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की है। और ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है डेफिनेटली ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। लेकिन आज के जिस टॉपिक पर हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं मीन। मीन या माध्य बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, और जब भी हम बात करते हैं कि जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हम अक्सर मीन की बात करते हैं। लेकिन क्या मीन और एवरेज एक ही है? क्या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय मूल्य को बताने वाले कोई और मापक भी हो सकते हैं, या मीन ही उसका अकेला मापक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कि एक स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो इन बारीकियों को समझ सके कि मीन, मोड, मीडियन या क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल्स ये सब चीजें क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, वो कौन सी स्थितियां होती हैं जहां पर हम मीन को काम में लेंगे, और कौन सी स्थितियां जहां पर हम दूसरे मेजर्स यानी मोड या मीडियन या क्वार्टाइल्स वगैरह को काम में लेंगे। आज हम बात करेंगे मीन के बारे में, लेकिन मीन को जानने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज बात कर लेंगे बेटा कि किस तरह से ये जो वर्ड हमने लिखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय जो मूल्य है उसका मापक होता है मीन। लेकिन केंद्रीय मूल्य होता क्या है? एक्चुअली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी पूरी सीरीज है, हमारी पूरे डेटा की एक टेबल है। उस टेबल का अगर मैं एक सेंट्रल वैल्यू निकालना चाहूँ, एक केंद्रीय मूल्य निकालना चाहूँ, तो वो जो केंद्रीय मूल्य होगा ज्यादातर जो दूसरे मूल्य हैं वो उस केंद्रीय मूल्य के चारों तरफ ही सेंट्रल रहते हैं। यानी केंद्रीय मूल्य जो होगा वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस सीरीज का, उस सीरीज की केंद्रीयता का, उस सीरीज के मध्य बिंदु का। तो उसे हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो डायरेक्टली यहाँ पीपीटी से डेफिनेशन ले सकते हैं। जो हिंदी में है वो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे और वीडियो को पॉज करके उसे लिख भी सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय माप जो होता है, केंद्रीय मूल्य जो होता है, वो एक प्रॉपर्टी होती है डेटा की, आंकड़ों की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि कौन से मूल्य के चारों तरफ या उसके सराउंडिंग में ज्यादातर जो जो वैल्यूज हैं वो कंसंट्रेट हुई हैं, उनका संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आता है, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मीन का मतलब ये होता है समांतर माध्य, यानी केंद्रीय मूल्य की बात हो रही है, इसलिए मीन जरूर आता है। अगर हम यहाँ पर मेजर्स की बात करें कि कौन कौन से मेजर्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो बहुत सारे मेजर्स हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक देखें कि ऑर्थर लॉन बाउले जो है, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एवरेज की बात बताई थी। ऑर्थर लॉन बाउले ने एवरेज यानी कि माध्य की बात बताई थी, और इन्होंने कहा था कि माध्य वह मूल्य होता है जिसके चारों तरफ जो जो बाकी के मूल्य होते हैं उनका संकेंद्रण होता है। तो ये हो गए बाउले की बात हो गई। अब डिजायरेबल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करना चाहें कि एक अच्छे एवरेज में, एक अच्छे माध्य में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसको हम एक अच्छा माध्य कहेंगे, तो वो इस तरह से है। पहला, एवरेज के अंदर
एक वो बहुत सिंपल होना चाहिए और उसकी एक रिजिड डेफिनेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर एक सीरीज हमें दी हुई है और उस सीरीज का हम किसी भी तरीके से माध्य निकालें तो माध्य के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक मेथड यूज में लिया तो माध्य कुछ और आया और दूसरे मेथड से माध्य कुछ और आ गया, या मैंने निकाला तो कुछ और आया और आपने निकाला तो कुछ और आ गया। तो माध्य की रिजिड डेफिनेशन होनी चाहिए, उसकी रिजिड वैल्यू होनी चाहिए, वो बहुत सिंपल होना चाहिए, इजीली कैलकुलेशन करने लायक होना चाहिए, वो बहुत आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ वो सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखे हुए होना चाहिए। अगर हमने एक या दो वैल्यूज के आधार पर माध्य निकाल लिया तो बाकी वैल्यूज हमारी छूट जाती हैं, तो माध्य सही नहीं रहेगा। तो एक अच्छा माध्य कौन सा होता है जिसमें हम सारी वैल्यूज को काम में लेंगे। उसके बाद हम देखें तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत कम अफेक्टेड होना चाहिए। देखो सीरीज होती है तो सीरीज में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो जो एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा कम हो सकती है या बहुत ज्यादा ज्यादा हो सकती है। तो ये जो एक्सट्रीम्स वैल्यू होती है इनसे अगर हमारा माध्य प्रभावित होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए वॉरेन बफेट है जिनकी जो जो थर्ड या फोर्थ नंबर पर सबसे हाईएस्ट प्रॉस्पेरस, जिसको मैं कह सकती हूँ धनवान व्यक्ति हैं, अगर उनकी सैलरी या उनका पर डे का जो इनकम है वो और मेरे और आप जैसे किसी इंसान के पर डे इनकम का एवरेज निकाला जाएगा तो ऐसे में दो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो आ जाएंगे और जो माध्य निकलेगा वो ना उनकी एवरेज को बताने वाला होगा ना मेरे एवरेज को। तो सीरीज में भी एक्सट्रीम्स वैल्यू से कम अफेक्ट होने वाले माध्य जो होता है वो अच्छा माध्य होता है। जो फिफ्थ है वो पॉइंट है कि लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैंपलिंग। मान लीजिए मैंने पूरे मुझे मुझे पूरे राजस्थान के व्यक्तियों के द्वारा काम में लिए जाने वाले जिसको मैं कह सकती हूँ सेविंग, वो कितना करते हैं उस सेविंग वाली चीज के आधार पर माध्य निकालना है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं करोड़ों की संख्या के जो लोग हैं उनकी सेविंग्स का पता करूं और उसके बाद में फिर मैं उसका माध्य निकालूं। तो होता क्या है बेटा कि जो एक बड़े एरिया में जब हमें कोई चीज का डेटा कलेक्ट करना होता है तो हम पूरे एरिया के डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम कुछ एक क्षेत्र के लोगों का चुनाव कर लेते हैं और उस सैंपलिंग के और उसे हम कहते हैं सैंपल। और सैंपलिंग में जो रिजल्ट निकल के आता है वो हम ये मानते हैं कि वही रिजल्ट उस पूरी जनसंख्या का भी होगा। तो इसे हम कहते हैं सैंपलिंग टेक्निक्स। इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो हम हमारे सैंपलिंग वाले टॉपिक के अंदर कवर करें। तो मान लीजिए अगर मुझे राजस्थान के संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कोई कैलकुलेशन करनी है और मैंने एक सैंपल लिया और उस पर कैलकुलेशन की, अगर किसी दूसरे ने दूसरा सैंपल लिया और उसने कैलकुलेशन की और हमारे रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग आ गए, तो इस तरह की सैंपलिंग टेक्निक के द्वारा निकाले जाने वाले रिजल्ट्स का कोई मान ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। तो एक अच्छा एवरेज कौन सा होता है, वो तरीका होता है जिसमें सैंपल